हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो 12 नवंबर को दोस्तों एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, ठीक ना। एसएससी एमटीएस का थर्ड शिफ्ट और एमटीएस थर्ड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, यानी सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों के देखें दोस्तों। जो क्वेश्चन मिल रहे हैं देखिए दोस्तों, अब ज़्यादातर एग्जाम नहीं रह गया है तो क्वेश्चन जल्दी नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि संख्या अब कम हो गई है। तो जो क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों सेकंड और थर्ड शिफ्ट दोनों का, उसको इस वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पर नए आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, पीडीएफ तो मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है, सभी पीडीएफ डाल दिया है दोस्तों। और पूरा ये भी तीनों शिफ्ट का पीडीएफ भी डाल दूंगा आज शाम को, तो वहाँ से आप लेकर रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा ने दोस्तों किस एशियाई गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीता था। तो देखिए दोस्तों, नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी है, ठीक ना। भाला फेंक खिलाड़ी है दोस्तों। और नीरज चोपड़ा ने दोस्तों 2018 में दोस्तों एशियाई जो गेम्स हुए थे उसमें दोस्तों नीरज चोपड़ा ने पहला गोल्ड मेडल जीता था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ये पद्म सुब्रमण्यम किस नीति से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछ चुका है दोस्तों। पद्म सुब्रमण्यम की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक ना। भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम जानते हैं दोस्तों, ये तमिलनाडु का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, जिसमें भरतनाट्यम भी एक है, ठीक ना। और दोस्तों याद रख लीजिए, आने वाले शिफ्ट में ये कई बार पूछता है। लीला सैमसन भी दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और लारमेल वल्ली ये भी दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। तो ये दोनों नाम भी याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि काराकोरम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, काराकोरम परमाणु संयंत्र की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये गुजरात में है, गुजरात के दोस्तों तापी जिला में है, ठीक ना। तो तापी जिला गुजरात, यानी गुजरात के तापी जिला में दोस्तों काराकोरम परमाणु संयंत्र है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा था कि भारत में पहली बार जातिगत और सामाजिक आर्थिक जनगणना कब हुई थी। तो देखिए दोस्तों, जनगणना से तो आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। हर शिफ्ट में दोस्तों जनगणना से क्वेश्चन जरूर उठा रहा है। अब इतना पूछ लिया है कि अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछने लगा है कि सोच रहा है कि कहाँ से लाया जाए। तो देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। पहली बार जातिगत और सामाजिक आर्थिक जनगणना दोस्तों 1931 में हुआ था। 1931 अगर ऑप्शन में नहीं होगा दोस्तों तो 2011 वाला जो हुआ था दोस्तों जनगणना, ये भी जातिगत और सामाजिक आर्थिक जनगणना था, ठीक ना। तो इन दोनों में से जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों वही हो जाएगा, ठीक ना। पहली बार जनगणना याद रखिए दोस्तों, पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। और उसके बाद दोस्तों पूर्ण जनगणना, ये पूरी तरह नहीं हुआ था। उसके बाद दोस्तों पूर्ण जनगणना स्टार्ट हुआ 1881 में दोस्तों लॉर्ड रिपन के समय, ठीक ना। लॉर्ड रिपन के समय महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। जो 2011 की जनगणना है दोस्तों, ये 15वीं नंबर की जनगणना है। कौन से नंबर की है? 15वीं जनगणना है। और दोस्तों स्वतंत्रता के बाद पूछे दोस्तों कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद कौन से नंबर की है दोस्तों। तो स्वतंत्रता के बाद दोस्तों ये 7वीं नंबर की है, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में आने वाले शिफ्ट में पूछ रहा है। जनगणना से जरूर एक से एक क्वेश्चन जरूर पूछ दे रहा है हर शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई थी। तो देखिए दोस्तों, पूर्ण स्वराज की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पूर्ण स्वराज की मांग दोस्तों 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था, ठीक ना। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उस समय इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे दोस्तों। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इन्होंने ही दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि स्वतंत्र भारत का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए दोस्तों, अंतिम शासक पूछा था। देखिए दोस्तों, जब मुगल वंश आया, मुगल वंश की स्थापना दोस्तों जब बाबर करता है तो सभी चले जाते हैं दोस्तों, बाबर सभी धीरे धीरे मर जाते हैं। तो उसके बाद दोस्तों अंतिम शासक आता है दोस्तों बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय के समय दोस्तों ये दिल्ली का अंतिम शासक होता है और भारत का भी अंतिम मुगल शासक होता है, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों उसके बाद अंग्रेज आते हैं, तो अंग्रेज अब कब्जा करने लगते हैं। तो इसको दोस्तों ले आकर रंगून, म्यांमार
पहले रंगून म्यांमार में था, म्यांमार की राजधानी हुआ करता था, तो रंगून में इसको ले आकर बंद कर देते हैं दोस्तों। और दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व दोस्तों ये दिल्ली से इन्होंने, बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से नेतृत्व किया था। इसी के विरोध में दोस्तों अंग्रेज इसको ले आकर रंगून में बंद कर देते हैं और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अंतिम स्वतंत्र भारत का अंतिम शासक पूछा था तो बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा। अगर ये पूछे दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछा होगा दोस्तों, अगर ये पूछेगा आने वाले शिफ्ट में कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था दोस्तों, भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये सी राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी, ठीक ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों आने वाले शिफ्ट के लिए, जितना भी बताए होंगे याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा था कि इलाहाबाद की संधि किस गवर्नर के समय हुई थी। तो देखिए दोस्तों 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का जब दोस्तों युद्ध होता है, उसके बाद दोस्तों इलाहाबाद की संधि की जाती है, ठीक ना। उस समय कौन था गवर्नर दोस्तों, तो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव के समय दोस्तों ये इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, पूछा था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा था कि कामाख्या देवी मंदिर का आकार कैसा है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन तो नहीं मिल पाया। कामाख्या देवी मंदिर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये असम में है, ठीक ना। असम में दोस्तों कामाख्या मंदिर में ही दोस्तों अम्बुबाची का मेला लगता है। तो अम्बुबाची मेला एक बार पूछा था हाल ही के शिफ्ट में, तो ये भी याद रखिएगा कि अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, तो ये असम में ही लगता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नहीं मिल पाया इसका। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला पूछा था कि सिद्धेंद्र योगी का संबंध किससे है। देखिए दोस्तों सिद्धेंद्र योगी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इनका संबंध कुचिपुड़ी से है, ठीक ना। कुचिपुड़ी दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का दोस्तों, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक ना। जैसे भरतनाट्यम था दोस्तों, भरतनाट्यम भी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का है, ठीक ना। उसी तरह दोस्तों उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा, कथक दोस्तों कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। कथकली याद रखिएगा दोस्तों, कथकली कहाँ का है दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है, तो ये दोस्तों केरल का है, केरल का है। मोहिनी अट्टम भी याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है दोस्तों, तो केरल का है। मोहिनी अट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है, यानी केरल का है। तो कितने हो गए दोस्तों, 2 3 4 5 शास्त्रीय नृत्य मैंने ये बता दिया दोस्तों, बाकी 2 से 3 नाम पर रखे गए हैं, ठीक ना। तो 8 शास्त्रीय नृत्य है मान्यता प्राप्त। अगला देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा था। अगला है कि लीला सेठ की किताब कौन सी है। तो देखिए दोस्तों लीला सेठ की बात कर लेते हैं। तो लीला सेठ की बहुत पुस्तकें हैं, लेकिन दोस्तों इसमें से एक जो अनबैलेंस है दोस्तों, ये इनकी आत्मकथा है। तो यही हमारे हिसाब से पूछा होगा, क्योंकि एक बार पूछ भी चुका है प्रीवियस ईयर में। तो लीला सेठ की किताब है दोस्तों एक अनबैलेंस। एक और पुस्तक है वी चिल्ड्रेन ऑफ द इंडिया, वी चिल्ड्रेन ऑफ द इंडिया। तो हमारे हिसाब से अनबैलेंस ही दिया होगा ऑप्शन आंसर में। तो यही दोस्तों आज के क्वेश्चन मिले हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक ना। शेयर करेंगे तो इससे हमें भी सपोर्ट मिलेगा और आपके लिए हम लोग प्रेरित रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।